हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ जाकर नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 2 का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लेसन नंबर 2 क्या था? क्लासिक थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज हम इसके ऊपर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं इसी लेसन के। मेरे आपसे 2 वीडियोस और बनेगी और हमारा ये वाला लेसन जो है वो खत्म हो जाएगा। अब एक चीज़ को और ध्यान देना, कई बच्चे सिलेबस को लेकर डाउट में कि भैया जो आप करवा रहे हो वो ड्यू के सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। मैंने हर एक चैप्टर को क्रॉस वेरीफाई कर लिया है। कुछ बच्चों ने सिलेबस ही भेजे थे मेरे पास व्हाट्सएप पे, मैंने वो भी चेक कर लिया है। सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा क्या है, सेम है। हर एक कंसेप्ट जो आपके सिलेबस का हिस्सा बनेगा। इसका मतलब जितनी वीडियोस बनी है वो आपके सिलेबस के हिसाब से ही बनाई गई है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत रहने की जरूरत नहीं है। आराम से आप जाके सारी वीडियोस देख सकती हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने कंप्लीट सिलेबस कवर कर लिया तो। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। और चाहे तो आप टॉपिक्स को मैच भी कर सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल के साथ साथ, वो मैच कर जाएगा। और हाँ, एक काम और कर देना, जिन बच्चों के पास भाई स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो, ठीक है, कि ऑनलाइन तो अवेलेबल है नहीं, तो एक काम करना, उसको स्कैन करके ना मेरे पास उसकी PDF बना के भेज देना। थोड़ी सी मेहनत कर लो ताकि एक बार मैं भी क्रॉस वेरीफाई कर लूँ, टॉपिक्स भी क्रॉस वेरीफाई हो जाएंगे। तब जो है आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं बचेगी, ठीक है। तो भाई जिन बच्चों के पास स्टडी मटेरियल मौजूद हो उनमें से कृपया करके एक बच्चा जो है मेरे पास वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना स्कैन करके PDF। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है द फॉल्स पैराडिग्म मॉडल। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस वीडियो मैंने ये वाला मॉडल डिस्कस किया था, द नियो कॉलोनियल डिपेंडेंस मॉडल। इसमें क्या था कि मैंने ये आपको ये बात समझाई थी कि कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग नेशन है या फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, उनके एजुकेशन पॉलिसीज को लेके, तो और भी चीज़ों के लिए वो कहीं ना कहीं उन पे डिपेंडेंट है। बेशक अब उनका राज ना चलता उन कंट्रीज पे, लेकिन डिपेंडेंट हम आज भी हैं ताकि हम उनकी तरह ग्रो कर पाएँ। जैसे कि अब देखो USA, UK या फिर जो चाइना है या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज है वो कितना ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। तो हम कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, उनके इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करते हैं ताकि हम भी उनकी तरह ग्रोथ कर पाएं। तो वो सब हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक के अंदर। जो आज हमें डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं द फॉल्स पैराडिग्म मॉडल। इसका मतलब ये है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं, यानी कि उनमें ग्रोथ ही एक अंत लेवल पे है, उनके पास उस कंट्री में बहुत सारा पैसा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और कुछ कंट्रीज अभी भी बहुत बुरे हालात में है। तो ऐसा क्यों होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अब देखते हैं कि करके। तो डेवलपिंग कंट्रीज हैव फेल टू डेवलप बिकॉज देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो फेल क्यों हो गई? उनकी स्ट्रेटजीज की वजह से। यूजुअली गिवन टू देम बाय वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट। कई बार क्या होता है कि ये वही वाला हिसाब है कि कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरी कंट्री पे कोई दूसरा पर्सन ग्रो करे। वही सेम हिसाब यहाँ पे है, यानी कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में सोचते हैं कि हमारे साथ साथ और भी लोग ग्रो करें। ऐसे ही जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन लोगों ने, उनके इकोनॉमिक्स ने ऐसी स्ट्रेटजीज दी जिनके चक्कर में कई बार हम क्या हो गए, फेल हो गए उन्हें अप्लाई करने में। और कई बार उन्होंने फॉल्स पॉलिसीज भी दी, ठीक है, कि भाई तुम लोग ये पॉलिसी लगा लो, तुम इससे क्या हो जाओगे, ग्रो कर जाओगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये भी कुछ रीजंस थे हमारे ग्रो ना कर पाने पे टाइम पे। अब यहाँ पे समझते हैं। तो हैव बीन बेस्ड ऑन एन इनकरेक्ट मॉडल। देखो, क्योंकि वो सब जो स्ट्रेटजीज थी वो किसके ऊपर थी? इनकरेक्ट मॉडल के ऊपर बेस्ड थी ऑफ डेवलपमेंट। मतलब ऐसी पॉलिसीज हम अप्लाई कर रहे थे जिसको अप्लाई करने के बाद हम ग्रो ही नहीं कर पाते। जैसे कि अब हम एक बात समझते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहता है अलग अलग तरह की बातें शेयर करके। अब डिपेंड उस पर्सन पे करता है कि जो पर्सन जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है एक सही पर्सन से या गलत पर्सन से। अगर कोई पर्सन एक सही पर्सन से इन्फ्लुएंस होता है तो उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो उसे सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। लेकिन भाई इन्फ्लुएंसर तो गलत भी होते हैं जो हमें गलत चीज़ें सिखा सकते हैं। तो अगर हम उनके बहकावे में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत डायरेक्शन भी पकड़ सकते हैं। वही सेम काम वेस्टर्न कुछ इकोनॉमिस्ट ने किया। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज दी जो डेवलपमेंट के नाम पे दब्बा थी, इनकरेक्ट पॉलिसीज थी जिनके जरिए हम डेवलप नहीं कर पाते। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हुई। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने अपने आप को डेवलप कैसे बनाया? क्योंकि उन लोगों ने इंडस्ट्रीज डेवलप करी, जो हम डिस्कस कर भी चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। इंडस्ट्री डेवलप करी, अपने आप को प्रोडक्शन हब बनाए, जैसे कि चाइना ने अपने आप को प्रोडक्शन हब बनाया। बाकी कंट्रीज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं हायर टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करती है, चाहे USA हो चाहे UK हो।
तो अगर ये लोग टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अब इन्हें क्या चाहिए कि ऐसी कंट्रीज हो जो इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो, ठीक है, इनकी कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट हो और अपना कुछ भी प्रोडक्शन ना करे, तभी तो इनका धंधा चलेगा। अगर सबके सब ग्रो कर गए, सबके सब सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए, तो भाई जो कंट्रीज हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था उस सारे इंडस्ट्रीज को, उनकी चीज़ों को कौन बाय करेगा? कोई नहीं खरीदेगा। अब सपोज करो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनमें से कुछ कंट्रीज जो है वो बड़े लेवल पे हथियार वगैरह बनाते हैं, जैसे रशिया वगैरह हो गई, ये लोग हथियार वगैरह बनाते हैं अच्छे लेवल पे, अब गन मतलब आर्म्स बड़े पैमाने बनाते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, अब इन लोगों का काम एक भी होता है कि भाई जो कंट्री है वो आपस में लड़ती रहे, क्योंकि जब तक कंट्री आपस में लड़ेंगी ही नहीं, इनके हथियार खरीदेगा कौन? एक तो होता है सिक्योरिटी पर्पस से बाय करना और एक होता है वॉर वगैरह के लिए बाय करना। तो ये लोग क्या करते हैं, वो ये लोग ऐसे हालात भी क्रिएट करते हैं कंट्रीज के बीच में ताकि ये लोग आपस में लड़ते रहें, तो इनके हथियार जो है बिकते रहेंगे। आज चाइना क्या कर रहा है, उसने पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है पूरी तरीके से, कर्ज वगैरह देके, आर्म्स वगैरह सप्लाई करके कि जाओ भाई तुम भारत को परेशान करते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत जो है वो इकोनॉमिकली काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और आगे जाके वो एक अच्छा ग्रो कर सकता है। तो उसको रोकने के लिए उसने क्या किया, पाकिस्तान को अपना हथियार बना रखा है, वहाँ पे सारे आर्म्स वगैरह सप्लाई करते हैं और पाकिस्तान तो हमारा है ही, उसको खुद की ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। रुका नहीं जा रहा उससे, क्योंकि रोक वो पाएगा भी नहीं, क्योंकि कहाँ पाकिस्तान और कहाँ इंडिया, इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश में लगा रहता है, यूं नहीं अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे। अब उस चक्कर में क्या हो रहा है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। तो ये कुछ रीजंस हैं। तो जो कंट्रीज हैं वो चाहती क्या है कि जो बाकी कंट्रीज जो हैं वो हमारे लिए डेवलप ना कर पाए, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो इसलिए वो क्या करती हैं, ऐसी पॉलिसीज अप्लाई करने के लिए बोलती हैं जो काफ़ी बार क्या होता है, गलत साबित हो जाती हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, फॉर एग्जांपल ओवर स्ट्रेस कैपिटल एक्यूमुलेशन, ठीक है, और मार्केट लिबरलाइजेशन। अब मार्केट लिबरलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो सबसे ज़्यादा किसको मिला, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को। अब मार्केट लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है कि भाई अब ओपन मार्केट चलती है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि आप कहीं से भी कुछ भी ट्रेड कर सकते हो, कहीं से भी चीज़ें खरीद सकते हो, कहीं भी चीज़ें बेच सकते हो। तो ऐसा ट्रेड सिस्टम यानी कि ग्लोबलाइजेशन आ चुका है पूरे तरीके से। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, अब देखो इसमें नुकसान किसका हुआ, इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्यों? इंडिया के डोमेस्टिक बिजनेसेस जो हैं वो बहुत बार क्या हो गए, बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? अब सपोज करो लिबरलाइजेशन है, अब इंडिया के लोग जो हैं वो इंडिया की चीज़ों को ना खरीद के बाहर की चीज़ें बाय कर रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है हमारी कंट्री का। तो बेनिफिट किसको मिल रहा है, अदर कंट्रीज़ को। तो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो इन सारी पॉलिसीज़ का वो किन को मिला, जो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ थी। तो उन लोगों ने पॉलिसी ही ऐसी बनाई कि उनका बेनिफिट उनको मिले और हमें कम मिले, हम कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंडेंट रह जाएं। आज भी देखो, आज भी इंडिया के लोग जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए चाइना पर डिपेंडेंट रहता है। क्यों? क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट जो है वो नकली तो होते हैं, यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट होते हैं कि आप एक बार यूज़ करो और बाहर फेंक दो, लेकिन चीप होते हैं। तो चीप होने के चक्कर में लोग जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो इन सारी पॉलिसीज का बेनिफिट किसको मिला, दूसरी कंट्रीज को, विदाउट गिविंग ड्यू टू कंसिडरेशन टू नीडेड सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। तो इन लोगों ने ये नहीं देखा कि उसका प्रभाव बाकी कंट्रीज पे क्या पड़ेगा। अब जैसे इंडिया का देखो, इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम लोग जो है बाहर चीज़ें बाय ना कर पाए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, बार बार टैक्स रेट को इंक्रीज कर रही है, ठीक है, टैक्स रेट बोल रहा हूँ यहाँ पे। हम जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं बाहर से, उस पर एक हाई लेवल का टैक्स लगाया जाता है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि हम जो है वो चीज़ हमें कॉस्टली पड़े और हम उस चीज़ को बाय ना कर पाएँ और हम सिर्फ अपनी कंट्री की चीज़ों को बाय करें, हम उन पर डिपेंडेंट रहें, ताकि हमारी कंट्री के डोमेस्टिक बिजनेसेस जो हैं वो डेवलप करें, ना कि बाहर के बिजनेसेस। अब आगे समझते हैं, बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, सच एज सेंट्रल एंड रिमार्केबली रेजिलिएंट रोल ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। अब कई बार क्या होता है, सिर्फ पॉलिसीज ही वो नहीं होती डिपेंडेंट, सिर्फ पॉलिसीज एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसपे हम ये बोल सकते हैं कि भाई फॉरेन कंट्रीज ने जो है वो हमें भड़काया या फिर हमारे लिए गलत पॉलिसीज दी ताकि हम तो डेवलप ना कर पाए। कई बार इंटरनल सिस्टम भी ऐसा होता है जिसकी वजह से हम डेवलप नहीं कर पाते। अब जैसे इंडिया में भी है, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग जो है वो अपने सोशल स्ट्रक्चर को लेकर परेशान रहते हैं, आपस में लड़ते रहेंगे, कभी ट्राइब्स को लेकर लड़ेंगे, कभी कास्ट को लेकर लड़ेंगे, कभी क्लास को लेकर लड़ेंगे, मतलब कभी अमीरी गरीबी चलती रहती है, कभी यहाँ पे कास्टिज्म चलता है, हिंदू मुस्लिम ये सब चलता रहता है आपस में। तो हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। जब आपस में लड़ते रहेंगे, जब तक यूनिटी नहीं होगी, तो हम ग्रोथ करने के बारे में क्या सोचेंगे। वो तो वही बात हो गई कि पहले भाई अंग्रेज लड़वाते थे, आजकल जो ये नेता वगैरह हैं ये लोग दंगे फसाद करवा देते हैं, तो इनकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। अब उन लड़ाइयों में पिसता कौन है, हम आम आदमी पिस जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये सारे सिस्टम भी चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम फिर भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। हाईली
अनइक्वल ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज। अब एक पॉइंट क्या आया, एक पॉइंट यह आया कि भाई जो ओनरशिप है लैंड और अदर प्रॉपर्टी राइट्स के, वो भी क्या है, अनइक्वल है, यानी कि इनइक्वालिटी बहुत बड़े पैमाने पे है, जिसके चक्कर में हम ग्रो नहीं कर पा रहे। यानी कि कुछ लोगों के पास लैंड है, यानी कि प्रॉपर्टी है, तो रिसोर्सेज है, तो इस तरीके से है कि वो बहुत बड़े अमाउंट में है, और कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज जो है वो क्या है, बहुत कम अमाउंट में है कि वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे। इसके बाद डिसप्रपोर्शनेट कंट्रोल बाय लोकल एलाइट्स ओवर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स। अब कई बार क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुलाते हैं फॉरेन कंट्री से, उन लोगों का मेजर कंट्रोल होता है। तो अगर सिर्फ कुछ लोगों का कंट्रोल रहेगा फाइनेंशियल एसेट्स पे, तो होगा क्या, कंट्री फिर भी ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो पूरा सिस्टम कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। तो उनकी वजह से जो आम लोग हैं वो फिर भी ग्रो नहीं कर पा पाएंगे। एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसेट्स वेरी अनइक्वल एक्सेस टू क्रेडिट। अब क्या हो गया, अनइक्वल एक्सेस टू क्रेडिट, यानी कि कई लोगों को क्रेडिट भी नहीं मिल पाता। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ आपके पास जो है वो अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अच्छे रिसोर्सेज हैं, इन सबसे काम नहीं चलता। आप जैसे कि अब सपोज करो किसी को बिजनेस करना है, उसके पास अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या सिर्फ अच्छा आइडिया होना प्रॉपर है, क्योंकि अब उसे क्या चाहिए होगा, उसे फंडिंग चाहिए होगी, उसे क्रेडिट चाहिए होगा ताकि वो उस आइडिया को अप्लाई कर पाए, तभी तो बेनिफिट मिलेगा उस आइडिया का। लेकिन क्या होता है कि जो क्रेडिट है वो सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल पाता है, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो सिर्फ कुछ ही लोगों के कंट्रोल में हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिनके पास प्रॉपर माइंडसेट भी है वो फिर भी डेवलप नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये हमारे कुछ रीजंस हैं, ठीक है, जिसके जरिए ये कह सकते हैं कि जो एक कंट्री है वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रही। तो उम्मीद आपको हर एक रीजन समझ में आ गया होगा। तो कुछ हमारे खुद के डोमेस्टिक रीजंस हैं, कुछ हमारे इंटरनेशनल रीजंस हैं। डोमेस्टिक रीजन में क्या आता है, हमारे इंटरनल क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, कास्टिज्म किस लेवल पे है, लोग आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये ऐसे कुछ रीजंस हैं, ठीक है, या फिर जो पॉवर्टी है या फिर जो इनइक्वालिटी है वो किस लेवल पे है, तो ये सारे कुछ रीजंस हैं। और जो हमारी इंटरनेशनल रीजंस है वो क्या है कि पॉलिसीज जो हैं वो ऐसी अप्लाई करके दी हमें फॉरेन कंट्रीज ने जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं थी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, द डुअलिस्टिक डेवलपमेंट थीसिस। अब ये डुअलिस्टिक डेवलपमेंट थीसिस क्या है, इसका मतलब क्या है कि कुछ जगह तो बेहतरीन रिसोर्सेज है, मतलब कुछ जो कंट्रीज हैं वो ज़्यादा वेल डेवलप हैं, अमीर हैं, अच्छे रिसोर्सेज हैं उनके पास, अच्छे मौके हैं उनके पास, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, प्रॉपर चीज़ें डेवलप हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है डुअलिस्टिक सिचुएशन के बारे में कि कुछ लोग तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत रिच हैं, कुछ कंट्री बहुत ज़्यादा रिच है और कुछ कंट्री बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास पुअर लेवल के रिसोर्सेज हैं, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो वही बात यहाँ पे है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ टू सिचुएशंस, यहाँ पे दो सिचुएशन की बात की गई है, और फेनोमेना, वन डिजायरेबल एंड अदर नॉट। मतलब एक तो डिजायरेबल है, हाँ भाई, कि हम अच्छी जगह रह रहे हैं, कह सकते हैं हम यहाँ पे, और एक क्या है, नहीं है, दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड एफ्लुएंस। अब कहीं पे तो क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, और कहीं पे क्या है, इतना फालतू पैसा हुआ है, ठीक है, कि वो लोग सोच रहे हैं, उन्हें सोचना पड़ता है कि हम कहाँ पे खर्च करें इतने पैसों को। ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग अब मॉडर्न चीज़ों को अपनाने लग गए, यानी कि वो कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है, मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी है। कुछ आज भी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर पे डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल सेक्टर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि कैसे एक कंट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर में डिपेंडेंट होकर अपने आप को खत्म करती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे ना तो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, ना ही सर्विस सेक्टर डेवलप हो रहा है। इसके बाद क्या आता है हमारा ग्रोथ एंड स्टैग्नेशन। अब कई कंट्रीज में ग्रोथ हाई लेवल की है और कहीं बिल्कुल क्या है, या तो बिल्कुल लो लेवल की ग्रोथ है, जहाँ पे ग्रोथ हो ही नहीं पा रही वहाँ पे। अब हमारे पास क्या आता है, कईयों में क्या है हायर एजुकेशन, कि जहाँ पे हायर एजुकेशन जो है वो एक अच्छे लेवल पे प्रोवाइड की जा रही है। अब आपने देखा होगा इंडिया से लोग विदेशों में जाके क्यों पढ़ते हैं, कि कहीं ना कहीं हम ये बात तो कह सकता हूँ मैं कि इंडिया में जो है जो एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा सा लैक है कहीं ना कहीं, तभी तो लोग विदेशों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अमेरिका जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, अलग जगह जा रहे हैं पढ़ने के लिए। सिर्फ किस चीज़ के लिए, ताकि उन्हें हायर एजुकेशन जो है वो अच्छी मिल पाए, क्योंकि जितनी अच्छी उन्हें एजुकेशन मिलेगी वो उतने ही क्या हो जाएंगे, अपस्किल कर पाएंगे खुद को और खुद को डेवलप कर पाएंगे। तो हायर एजुकेशन जो है वो कहीं पे क्या है बहुत अच्छी है और कहीं पे क्या है बहुत बेकार है। मतलब इतनी बेकार है कि प्रॉपर जो है वो लिटरेसी भी नहीं है लोगों में। अब इलिटरेट है कई लोग, लार्ज स्केल ऑफ इलिटरेसी। अब ऐसे अब देखो इंडिया में लिटरेसी का मतलब सिर्फ कितना सा है कि किसी को भी अगर एक भाषा बोलनी और लिखनी आती हो तो वो लिटरेट माना जाता है। लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत से लोग क्या माने जाते हैं, इलिटरेट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ढंग से लिखना नहीं आता, ठीक है, पढ़ना नहीं आता और बोलना नहीं आता, कोई भी एक लैंग्वेज ही बोलनी नहीं आती, ठीक है। बोल तो सब लेते हैं, लिख विक नहीं पाते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इलिटरेसी का पार्ट बनते हैं।
और अगर इंडिया में ये बोल दिया भाई कि लिटरेट पर्सन में सिर्फ वो आएंगे जो ग्रेजुएट्स हैं, फिर तो देख लो आप कितना कम रेशियो बच जाएगा पढ़े लिखों का। अब आता है हमारे पास आगे का टॉपिक। तो ये हमारे पास था क्या, डुअलिस्टिक डेवलपमेंट थीसिस, यानी कि जहां पे हमने बात करी कि कैसे डुअलिज्म चल रहा है इस दुनिया के अंदर। कई लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कई लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, कई लोग बहुत अमीर हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कुछ लिमिटेशंस ही नहीं है, और कई लोग इतने गरीब हैं जिनके पास प्रॉपर बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं है। तो इसे ही बोलते हैं डुअलिज्म या फिर डुअलिज्म डेवलपमेंट थीसिस। इसके बाद क्या आता है, कंक्लूजन्स एंड इम्प्लीकेशंस। अब इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या पड़ता है और इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, प्रभाव क्या पड़ते हैं, वो देखते हैं एक बार। तो थ्योरिस्ट प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन इंटरनेशनल पावर इम्बैलेंसेस। अब जो हमारे थ्योरिस्ट हैं उन्होंने किस पे एम्फेसिस डाला, इंटरनेशनल पावर इम्बैलेंसेस के ऊपर, कि जो पावर है वो क्या है, इम्बैलेंस है। मतलब कुछ कंट्रीज हैं जिनके पास तो भरपूर पावर मौजूद हैं, जैसे कि जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। वो देखती है मार्केट में क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, मार्केट में किस लेवल का इन्फ्लेशन होना चाहिए, किस लेवल का नहीं होना चाहिए, कब कौन सी कंट्री में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, सब वो प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेल डेवलप्ड हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर का इम्बैलेंस, जो कि भाई सब कंट्रीज को हम एक समान मानना चाहिए और सबके पास प्रॉपर क्या होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके बाद क्या आता है, एंड ऑन नीडेड फंडामेंटल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब हमें जरूरत क्या है कि भाई हम फंडामेंटल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आए, कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए, बोथ डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड वाइड, दोनों लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे भी और वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी, दोनों पे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक दोनों पे नहीं आएगा कंट्रीज में दिक्कत चलती रहेंगी आपस में, ठीक है, और जो है वर्ल्ड जो है पूरी तरीके से ग्रो नहीं करवा पाएगा। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है ओटायरकी। अब ये पॉइंट क्या होता है समझते हैं, एक क्लोज्ड इकोनॉमी दैट अटेम्प्ट्स टू बी कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट। अब इस बात का मतलब क्या है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब देखो कुछ कंट्रीज जो थी उन्होंने टाइम पे अपने लिए एक्शन लिया और वो आज उभर के आई हैं एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज में। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ चाइना का। आपको पता भी नहीं होगा, जो चाइना है वो इंडिया के बाद आज़ाद हुआ था और इंडिया से काफ़ी पीछे था ग्रोथ के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में, लेकिन इसने एक सिचुएशन क्रिएट की अपने लिए। इसने अपनी कंट्री को ही, चाइना ने अपने आप को ही आइसोलेट कर लिया बाकी कंट्रियों से, यानी कि कुछ टाइम के लिए इसने अपने आप को कट कर लिया बाकी वर्ल्ड वाइड कंट्री से। इसने क्या बोला कि हम ना जो भी करेंगे वो खुद के दम पे करेंगे, यानी कि इन्होंने कहा कि हम किसी भी चीज़ के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन खुद करेंगे, हर चीज़ का प्रोडक्शन ये लोग खुद के लेवल पे लेके आए, तब जाके जो आज चाइना है वो वेल डेवलप कंट्री में आता है। क्यों? क्योंकि चाइना ने आज हर चीज़ खुद डेवलप कर ली है। आप लोगों को पता होगा कि ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो ये लोग बाहर की यूज़ करते हैं। इन लोगों ने पूरी प्राइवेसी कंट्रोल अपनी कंट्री के अपने हाथ में रखी हुई है। जैसे ना तो ये लोग गूगल यूज़ करते ना बाकी ऐप्स यूज़ करते, इनके पास हर चीज़ के लिए अपना ऐप है, ठीक है, अपना सर्च ब्राउज़र है, अपना सर्च इंजन है, ठीक है, अपने चैटिंग ऐप्स हैं। यानी कि बाकी कंट्रीज जो है ना वो इनके ऐप यूज़ करती है, लेकिन ये किसी के ऐप्स यूज़ नहीं करते। ऐप्स ही क्या, ये लोग किसी भी चीज़ के लिए किसी भी डिपेंडेंट नहीं है। तो ये कर लिया चाइना ने, ऐसा बना लिया चाइना ने खुद को, ताकि वो अपने आप को क्या बना पाए, प्रोडक्शन हब बना पाए। तो आज चाइना जो है वो एक प्रोडक्शन हब उभर के आया है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इसके चीज़ों को यूज़ करती हैं, क्योंकि ये लोग चीप रेट में, ठीक है, चीज़ों को प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इसने प्रोडक्शन हब बना लिया, जिसकी वजह से इसकी जो इकोनॉमी है वो इतनी ग्रो कर पाई। तो ये वो सिचुएशन होती है पोटायर की, जहाँ पे एक इकोनॉमी को क्लोज कर दिया जाता है कि उसके जो कनेक्शंस हैं वो बाकी कंट्री से तोड़ दिए जाते हैं, ताकि वो अपने आप को खुद ही डेवलप करवा पाए, ताकि वो अपने आप को क्या बना पाए, सेल्फ रिलायंट, कि हम तो डिपेंडेंट है सिर्फ खुद के ऊपर, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट हम नहीं रहेंगे। तो ऐसी सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने खुद को ऐसा बनाया। तो ये हमारा था आज का पॉइंट, जहाँ पे हमने ये देखा एक तो पहले कि कैसे जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो एक कंट्री है वो ग्रो कर जाती है, या फिर कंट्री जो है ग्रोथ नहीं करवा पाती। यानी कि कुछ इकोनॉमीज जो हैं वो वेल डेवलप्ड हैं और कुछ डेवलप्ड नहीं है। पहले हमने वो फैक्टर देखे, फिर हमने क्या देखा, डुअलिज्म इन वर्ल्ड, कि भाई कैसे डुअलिज्म फॉलो होता है इस पूरी दुनिया में। उसका हमने क्या देखा, उसके कंक्लूजन और उसके इम्प्लीकेशंस। तो चलो फिर अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, जहाँ पे हम समझेंगे एक नई
थ्योरी। मेरे सबसे अगला टॉपिक है न्यू क्लासिकल थ्योरी डेवलपमेंट के बारे में। तो आज हम मतलब अब हम इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रह जाए, किसी भी तरह की क्वेरी रह जाए, उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और वीडियो को उन बच्चों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं डर बोर्ड के सामने से।